नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हॉरर स्टोरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। साविका उदास सी बैठी हुई थी। उसके जीवन में ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया है। आखिर शादी को केवल 1.5 महीना ही तो हुआ था और उसका पूरे परिवार यानी उसके पूरे ससुराल सबकी मृत्यु हो गई थी जब वो मायके में थी। और शायद ही कोई ऐसी चीज़ जो जाड़े के समय में हीटर या कमरे में ऐसी कोई चीज़ लगी हुई थी जिसके कारण वो एक कमरे में बंद होकर सोने की वजह से उनकी दम घुट गए और उन सबकी मौत हो गई। वो सभी को ऐसे देख रही थी जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तब तक पंकज आता था और पंकज उसे देखते ही सविता फूट फूट के रोने लगती है और ज़ोर से कहती है, देखो पंकज, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे उसके माता पिता और मम्मी पापा बोल बोल के रोने लगी और सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा पंकज। सहानुभूति जताने पंकज उसके पास जाता है तो वो पंकज को ही गले लगा के रोने लग जाती है। तो आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। तो फिर पंकज उसे एक किनारे करके खुद एक किनारे बैठ जाता है। उसके बाद समय बीतते जाता है। कुछ दिन में उसके पूरे परिवार का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर वो एकदम ही अकेली रह जाती है सविता। फिर कुछ दिन बाद पंकज उसे मिलने आता है तो वो फिर से रोने लग जाती है उसे देख के। पंकज को उससे काफ़ी सहानुभूति होती है। बीता हुआ एक दिन जाता है, कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। तो पंकज उससे कहता है, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहोगी? उसके बाद कहती है कि अच्छा। पहले वो तो चुप हो जाती है, फिर उसके बाद वो बोलती है हाँ ठीक है। और एक महीना बीतता है। पंकज उस सविता से शादी करके उसे अपने घर में लेके आ जाता है। एक दिन पंकज खुशी खुशी अगले दिन सविता को लगा के कहता है, हम तो अपना जीवन नया नहीं शुरू कर रहे हैं। आखिर शादी के बाद तो लोग नया जीवन शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम्हें संभलने के लिए कुछ महीने चाहिए। आखिर सारा जीवन तो हमें साथ में ही जीना है, तो कुछ दिन खुद को संभाल लो, उसके बाद फिर हम अपना जीवन शुरू करेंगे। और सविता वैसे ही हामी भर देती है। उसके चेहरे पे उदासी तो दिखती है, लेकिन उसके जाते ही सविता एक फ़ोन उठाती है और फ़ोन लगाने लगती है। और फ़ोन उठाते ही सविता पहले रोती है, बोलती है मेरा तो सब खत्म हो गया। उसके बाद बोलती है मेरा जीवन बस नया शुरू ही हुआ है। और वो रोते रोते अचानक ही हंसने लगती है और वो बोलती है अब तो मुझे नया शिकार मिल गया है। और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है मम्मी पापा आप चिंता मत करो, आज ही हम नया शिकार करेंगे। और तीनों की हंसी आवाज़ आती है। जो उदास सी परेशान सी सविता दिख रही थी, असल में उदास या परेशान नहीं थी। असल में तो सब कुछ उसी का किया हुआ था। उस 1 महीने का इंतज़ार तो हमें करना ही होगा। आखिर रवि के बाद मुझे खुद को संभालना भी तो है। उसके बाद हम नया शिकार करेंगे। अगर हम तुरंत ही नया शिकार करेंगे तो लोगों का शक मुझ पे ही आएगा। इससे अच्छा हम कुछ दिन रुक जाते हैं। और ये कह के वो फ़ोन काट देती है। पंकज शाम को आने वाला था। इसी बीच सविता किचन में जाती है अपने लिए चाय बनाने के लिए। वो चाय का बर्तन उठाने ही जा रही थी, तभी पीछे से एक बड़े से बर्तन गिरने की धम सी आवाज़ आती है। सविता हड़बड़ा के पीछे देखती है तो एक कड़ी हाई जो बहुत ज़्यादा भारी थी वो ज़मीन पे गिर चुकी थी। ऐसा लगा कि शायद उसने पंकज ने लापरवाही से रखा होगा, इसलिए गिर गई। सविता के लिए तो ये बस लेकिन शुरुआत थी। वो चाय बना के लेकर आई, अपने टेबल पे रखती है। टेबल पे रखी चाय उठाने ही वाली थी कि टेबल ही हवा में उड़ने लग जाता है। सविता समझ ही नहीं पाती है। तभी उसे एक आवाज़ कमरे में सुनाई पड़ती है, क्यों किया सविता, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ ऐसा? और ये बार बार उसे सुनाई पड़ रही थी। सविता अपने कानों में हाथ रख लेती है, जैसे उसे सब कुछ ये भ्रम लग रहा था। और जैसे ही कान के हाथ हटाती है कानों पे से, कमरे की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है, जलने बुझने लगती है और कमरे के दरवाजे खिड़कियाँ सब पटखटाने लगते हैं। सविता बहुत बुरी तरह से डर जाती है और चीखती हुई बाहर की तरफ भागने लगती है। लेकिन जैसे ही बाहर जाकर वो दरवाज़ा खोलती है तो वो टकरा जाती है पंकज से। पंकज जो अचानक ही दोपहर में आ गया था। उसने कहा, क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो? तो शायद सविता पंकज के सामने जाहिर नहीं होना देना चाहती है। वो बोलती है, बस मुझे रवि की याद आ रही थी। पंकज कहता है, तुम लगता है अभी तक अपने गमों को नहीं भूल पाई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सविता 1-2 दिन ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वो डरे, लेकिन फिर तीसरा चौथा दिन आता है। चौथे दिन फिर से वही सब कुछ होता है। सविता पहले से ही कमरे में अकेले होती है और कमरे के दरवाजे पटकाने लगते हैं। कमरे की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और सामान इधर से उधर गिरने लगता है, चीज़ें इधर उधर खसकने लगती है। और सविता को फिर से आवाज़ आती है, जो केवल बहुत तेज़ आवाज़ थी, रवि की आवाज़। अभी भी
सविता अपने कानों में हाथ रख लेती है और वो बहुत बुरी तरह से डरने लग जाती है। इधर सविता की हिम्मत टूटते जा रही थी और उसने फिर फ़ोन देखा। उसने सोचा कि मैं फ़ोन करती हूँ, अपने माँ बाप को सब कुछ बता देती हूँ। और वो फ़ोन उठाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है उसके फ़ोन का तो सिम ख़राब हो चुका है और उसमें नेटवर्क भी नहीं आ रहा। अब वो किसी को फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर वो सोचने लगती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस प्लान को बीच में नहीं छोड़ सकती। सविता सोचती है वो जल्दी अपने प्लान को अंजाम देगी और पंकज को कुछ बहाने से वो बेहोश कर देगी और उसे भी लूट लेगी। तभी उसके जैसे उसने रवि और उसके परिवार को लूटा था और सहानुभूति जतवा के पंकज के पास आई, क्योंकि वो जानती थी पहले से ही कि पंकज बहुत पैसे वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी जो पंकज बना रहा था प्लान। पंकज क्या प्लान बना रहा था? पंकज जो अभी घर के बाहर था, उसने सविता की सारी बात को सुन लिया था। उसे अंदाज़ा था कि सविता मायके जाने वाले पहले ही उसने रवि के घर में कुछ ऐसी चीज़ें लगाई हैं जिससे उससे इतना बड़ा हादसा हो गया है। और इस बात का अंदाज़ा लेकिन पंकज को नहीं था कि सविता उन लोगों की जान ही ले लेगी। उन लोगों को जान से ज़्यादा दोस्त प्यारा था उसका दोस्त रवि और उसका परिवार, जो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। अब पंकज उससे बदला लेना चाहता था और उसने बदला लेने का ही सोचा हुआ था। पंकज अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसकी मदद से घर में लाइट बंद करना, दरवाजे पटकाना, रवि की आवाज़ एआई की मदद से निकलवाना और सविता को डराना ताकि वो खुद अपना सारा जुर्म कबूल कर ले। पंकज ने आज इसकी सारी प्लानिंग सुन ली थी तो अपने दोस्त को फ़ोन किया था, जो सोशल मीडिया पे भूतों की वीडियो बनाने में अक्सर बहुत सारे गैजेट्स की मदद करता था और ऐसे लोगों की मदद का काम करता था जो ऐसी सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता था। उसी को उसने फ़ोन लगाया और उसके बाद उसने अपने प्लान को अंजाम देने के बारे में बात की। जो पंकज का दोस्त था, ये अक्सर ही गैजेट ऐसे बनवाता था, लोगों को उपलब्ध करवाता था जो सोशल मीडिया पे या फिर फिल्मों में भूत जैसे चीज़ें जो डराने के लिए यूज़ करते हैं लोग, वैसी ही चीज़ों को डराने के लिए उन गैजेट्स को उपलब्ध करवाता था। जैसे कि दरवाज़ा बंद होना, लाइट फ्लक्चुएट करना, अपने आप चीज़ें हवा में उड़ना या फिर सामान इधर उधर घसकना, और ये एआई की मदद से आवाज़ें निकालना, ये सब वो गैजेट की मदद से करवा सकता था। पंकज ने पहले ही उसकी मदद लेके अपने घर में बहुत सारी चीज़ें लगवा ली थी और उसको सारी चीज़ें सविता को डराने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ था। पंकज अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, बोलता है मैं फ़िल्म बनाने में बिज़ी हूँ। और आखिरी दिन का था कि वो रवि के पूरे परिवार को सविता के सामने खड़ा कर देना चाहता था जिससे वो डर जाए और अपना जुर्म कबूल कर ले। पर उसने कहा मैं अभी फ़िल्म बनाने में बिज़ी हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम ज़रूर कर दूँगा और तुम्हारी दुश्मन है वो अपना जुर्म खुद कबूल कर लेगी। और उसके बाद फिर वो फ़ोन कट कर देता है और सविता भी आज की तैयारी करके बैठी थी कि वो आज ही पंकज का शिकार करेगी। दूध में कुछ नशीली दवाई मिला के वो तैयार थी कि वो पंकज को देने के लिए आ ही रही थी, लेकिन ठीक सामने उसे पंकज नहीं नज़र आता। उसके सामने नज़र आता है रवि और उसका पूरा परिवार। जैसे ही सविता किचन से आगे बढ़ने लगती है, रवि और उसका पूरा परिवार उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसको देख के जैसे इसे लगने लगता है ये सारे भूत मिलके उसे मार डाल रही, और वो बहुत ज़ोर से उसे चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो लगातार उसे रवि की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, तुमने मेरे परिवार को क्यों मार डाला? तुम सारे सच को बता दो, मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा। किस तरीके से तुमने सबको मार डाला, खुद अपना सारा जुर्म कबूल करो। और फिर वो अपना जुर्म कबूल करने लगती है। और उसने कहा हाँ, मैंने ही तुम्हारे पूरे परिवार को उस गर्म करने वाले हीटर में ही मैंने नशीली दवाई मिलाई और उसके बाद ही तुम्हारा पूरा परिवार मर गया। मैंने सबको मार दिया। और उसके बाद वो सारा जुर्म खुद ही कबूल करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और इधर पंकज ने पहले इन चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया था कि जिससे वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके जैसे ही वो अपना जुर्म कबूल करे। और सीधे सीधे वो लाइव रिकॉर्डिंग के रूप में पुलिस तक पहुंचने वाली थी। पुलिस ने जब खुद लाइव देखा कि वो सारा जुर्म कबूल कर रही है तो शायद उन्हें बहुत कुछ नज़र आ रहा था। पंकज ने बहुत कुछ बता दिया था कि वो अपनी दोस्त की वजह से ऐसा कर रहा है। आखिर में सविता को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल भिजवा दिया जाता है। लेकिन पंकज को तो अभी दिल में शांति नहीं थी, क्योंकि उसका जो दोस्त का परिवार रवि, उसका दोस्त, उसका पूरा परिवार था और उसे आत्मा को उसको मुक्ति भी दिलाने के लिए भी विधियाँ करनी बाकी थी। करीब एक हफ्ते बाद पंकज की आत्मा की मुक्ति के लिए उसकी राख को वो गंगा में बहा देता है और वो सारे कार्य पूरे कर लेता है। लेकिन वो एक बार सविता से मिलना चाहता था
आखिर उसने उसके पूरे परिवार यानी उसके दोस्त के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी थी? वो पूछना चाहता था। वो तो उनसे इतना प्यार करता था, उससे तो उसने उसका जीवन ही छीन लिया। और सविता से वो जेल में देख के पंकज उसे मिलने चला जाता है। फिर सविता सामने आती है और पंकज से कहती है, मुझे पता है तुम कभी मुझे माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जान से प्यारे परिवार को ख़त्म कर दिया, इतना बड़ा पाप किया है। रवि तो मुझसे इतना प्यार करता था और उसके माता पिता तो मुझे बस सर पे ही बैठा के रखते थे, ना छोटी सी तकलीफ़, ना छोटा सा काम तक करने देते, और मैंने उन्हें पूरी तरह ख़त्म कर दिया लेकिन रवि जीवन में अपना बहुत कुछ करना चाहता था जो तुम्हें बताना चाहता था, और मैंने उससे पहले उसे ख़त्म कर दिया। उस पाप की सज़ा तो मुझे भुगतनी ही है। उसके बाद पंकज को वो एक चिट्ठी देते हुए कहती है, तो चिट्ठी के बारे में देख के पंकज बोलता है, ये क्या नया नाटक लगाया तुमने? तो वो बोलती है कि ये रवि की अंतिम इच्छा थी, तुम इसे शायद पूरा कर दो तो रवि को मुक्ति मिल जाए। मेरे किए की तो सज़ा मुझे मिल जाएगी इस जीवन में, लेकिन मैं जीवन के बाद भी रवि के साथ ही अपना जीवन जीना चाहती हूँ। अगला जन्म मुझे शायद रवि की ही पत्नी बनना है, क्योंकि उससे अच्छा जीवन साथी तो शायद कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं अपने कर्मों का साथ अपने जीवन को जीऊँगी। बस तुम ये एक काम कर दो जिससे रवि की आत्मा को शांति मिल जाए। पंकज पूछता है, इसमें क्या है? तो वो चिट्ठी पढ़ता है, उसमें देखता है रवि अपनी बहन के बारे में लिखा है कि जो अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसके पति, उसके सास ससुर उस पर बहुत जुल्म करते थे और वो उससे छुटकारा उसने दिलवाना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही रवि की मौत हो गई। और सविता की इस साजिश के चलते रवि अपने बहन को उस चंगुल से नहीं निकलवा पाया, और इस बात का वो बहुत पछता रहा था। और सविता भी इस बात के लिए पछतावा महसूस कर रही थी, क्योंकि सभी के सामने ये सब कुछ जो पंकज ने करवाया था, वो तो पंकज को पता था कि उसने किसी दोस्त की मदद से करवाया था। लेकिन उस रात, जिस रात उसे रवि और उसके पूरे परिवार की आत्माएं दिख रही थी, वो असल में पंकज का किया हुआ नहीं था। वो असली में वहाँ खड़े थे। सविता जो उस समय देख रही थी, वो उस समय रवि की आत्मा ही खड़ी थी, और ये केवल सविता ही देख पा रही थी, क्योंकि इस समय भी रवि की आत्मा उसके साथ ही खड़ी थी। सविता ने कहा, तुम मेरा काम कर दोगे तो रवि की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और मुझे मेरे किए हुए पे पछतावा करने का मौका। पंकज वहाँ से चला जाता है और फिर अपने उस दोस्त को फ़ोन लगाता है जिससे उसने ये सारी सुविधाएं करवाई थी। उसे लग रहा था कि उसने तो सविता को सारा सच बता दिया है। फिर वो ये क्या कह रही है कि रवि की आत्मा वहाँ मौजूद थी, मैंने सब कुछ अपनी दोस्त की मदद किया है। सविता को फिर वो आत्माएं कैसे दिख सकती हैं? वो तो मैंने अपने दोस्त की एआई की मदद से सब कुछ किया था। और ये सोचते हुए अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है। उसके दोस्त फ़ोन उठाते ही कहता है, यार मुझे माफ़ कर दे, मैंने सुना तू अपने दोस्त के कातिल को लेकर पकड़वा दिया, बहुत ही अच्छा काम किया। लगता है तुझे मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट कोई इंसान मिल गया जो इसने गैजेट का लगाने का काम कर दिया, क्योंकि उस रात तो मैं इतना बिजी रह गया कि मैंने गैजेट लगाने का काम किया ही नहीं। मैं नहीं कर पाया, मैं सॉरी, मुझे नहीं कर पाया, उस दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। पंकज ने कहा, मतलब उस दिन तुम कुछ नहीं किए थे? बोला, हाँ शायद, लेकिन तुमने शायद कोई अच्छा जुगाड़ कर लिया था, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट था। आखिर तुमने उसकी आत्माएं भी तो बनवा ही ली। तो उसके बाद वो पंकज फ़ोन काट देता है और सोचने लगता है, उस दिन रवि और उसके परिवार की आत्मा दिख रही थी, आवाज़ भी आ रही थी और उसे दिख रही थी, पर उस समय तो मैंने कुछ किया नहीं। इसका मतलब मेरे दोस्त ने नहीं किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब रवि और उसका परिवार वहाँ मौजूद था और ये सब कुछ रवि ही कर रहा था। इस सूचना से उसे थोड़ा सा अफसोस तो होता है, क्योंकि अभी वो सोने ही जा रहा था और शायद वो इतना कुछ करने के बाद भी उसने रवि का परिवार तो खो ही चुका था। रवि का अपना परिवार, जो उसका अपना खुद का परिवार था, कभी बहुत ही दुखी था। इस बात से वो सोच के पंकज कि तभी उसे रवि की आत्मा और सविता की आत्मा एक साथ दिखाई देती है और कहता है रवि कि ये मेरी जीवन संगिनी थी, इसलिए मैं इसके साथ ही लेके जा रहा हूँ। अगले जन्म में शायद सविता कहती है वो मुझे माफ़ कर दे, बस मैं तुमसे एक बार माफ़ी मांगने का ही हूँ। उसके बाद शायद अब उसे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद ही पंकज उसे इन दोनों को ही शायद माफ़ कर चुका था और अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच चुका था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।